हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्माकर मिश्रा आपके बीच फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। आज का वीडियो क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए यूजफुल होगा, आईएससी बोर्ड के छात्रों के लिए भी होगा। बट आज का जो वीडियो है वह एमसीक्यू बेस्ड है और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए टर्म 1 के लिए प्रिस्क्राइब्ड है। तो आज हम आपसे बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर से 20 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको शेयर कर रहा हूं। आप क्वेश्चन को देखिए, अपने नोटबुक में उसको लिख लीजिए, ऑप्शन को भी लिख लीजिए और मेरे साथ डिस्कस कीजिए। मैं यहां बोल रहा हूं और आप जहां पे भी हो मेरे साथ आप भी वहां पे बोलते रहो कि सर ये बोलना है तो इसका आंसर ये होगा। जैसे क्लास में सब्जेक्ट टीचर के साथ इंटरेक्शन होता वैसे आप भी कीजिए। ओके? हाँ, जो छात्र आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं आपका स्वागत है। आप कोई वीडियो मिस न करें, इसलिए आप इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप जो हमारे यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और तुरंत आप उसको देख लीजिए। अपने साथ अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए, इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप को ज्वाइन करें, वो भी इसका लाभ उठाएं और आप दोनों लोग वीडियो देखिए, डिस्कस कीजिए और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। हम आपके हर एक कमेंट को बेटा अपने अगले वीडियो में इंडिविजुअली जैसे ही होगा उसको हम हैंडल करते हैं, करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पर बेस्ड है। एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं 20 क्वेश्चंस, उसका आंसर भी मैं दूंगा और एक्सप्लेनेशन भी। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वह सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए है, इसलिए सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि जो हम लोग क्लास 12 का एग्जाम देते हैं उस एग्जाम का नाम होता है AISSCE, ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। जैसे जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड के होते हैं तो उनका जो क्लास 12 होता है आईएससी कहते हैं, वैसे ही सीबीएसई में AISSCE, ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन टर्म 1 जो दिसंबर में होना है, 15 दिसंबर को इकोनॉमिक्स का पेपर है। ये जो प्रैक्टिस पेपर है बेटा उसमें हमने केवल एक टॉपिक को लिया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज who out of the following is not included in residents। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रेसिडेंट्स लिखा हुआ है, इसमें किसको हम शामिल नहीं करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शन में। यहाँ क्वेश्चन ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के ट्रांजैक्शन में इसमें से कौन से को हम लोग रेसिडेंट्स में शामिल नहीं करते हैं। तो फर्म को शामिल करते कि नहीं? फर्म को शामिल करते हैं। अब आप कहें सर पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है वो तो बता दीजिए। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब किसी एक कंट्री के साथ दूसरी कंट्री के साथ जो भी
इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन एक साल के दौरान किए जाते हैं वह बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बेटा? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ all the economic transactions between residents, ध्यान दीजिएगा, between residents of a country and the rest of the world in a given period of time। अब इसमें जो रेसिडेंट्स वर्ड यूज किया गया डेफिनेशन में, वही यहां क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जब आप बेटा समझे रहोगे तभी इसका आंसर दे पाओगे। Who out of the following is not included in residents in BOP transactions? इसमें कौन है बेटा? तो फर्म इसमें आता कि नहीं आता है? तो आता है। Any residents of a country includes firms, individuals as well as government agencies। फर्म्स भी इसमें इंक्लूड होगा, इंडिविजुअल्स भी होगा और गवर्नमेंट एजेंसी भी होगा। इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है? तो फॉरेन मिलिट्री पर्सन इंक्लूड नहीं होता है, डिप्लोमेटिक स्टाफ नहीं होगा, टूरिस्ट, माइग्रेटरी वर्कर्स एंड ब्रांचेज ऑफ फॉरेन कंपनीज, ये बेटा इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया इसमें से कौन सा नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? करेक्ट आंसर बी होगा बेटा। क्या होगा? बी। ओके, नोट कर लो। Who out of the following is not included in residents in BOP transactions? पहले ये देख लो, फर्म होता है कि नहीं होता है? तो होता है, फर्म होता है, इंडिविजुअल्स ये भी होता है, गवर्नमेंट एजेंसी ये भी है। तो क्या नहीं होता है? तो डिप्लोमेटिक स्टाफ नहीं है, फॉरेन मिलिट्री पर्सनल्स नहीं है बेटा, टूरिस्ट नहीं है बेटा। यदि कोई एजुकेशन के लिए आया हुआ है या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया हुआ या गया हुआ तो उसको हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। जो माइग्रेटरी वर्कर्स है उसको शामिल नहीं करते हैं। एंड ब्रांचेज ऑफ फॉरेन कंपनीज बेटा उसको भी हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। इसका मतलब कि फॉरेन मिलिट्री पर्सनल बेटा ये इसमें शामिल नहीं होगा। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? चलिए अब हम बेटा डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा? सरप्लस और डेफिसिट, सरप्लस और डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अराइजेज ड्यू टू डैश ट्रांजेक्शंस। खूब ध्यान से समझना बेटा क्वेश्चन को। सरप्लस और डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अराइजेज ड्यू टू डैश ट्रांजेक्शंस। अब इसमें बेटा क्या है? ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन की बात करें तो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन क्या होता है पहले ये तो समझ लिया जाए। ऑटोनोमस आइटम्स रेफर टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस व्हिच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव such as profit maximization। ऑटोनोमस आइटम्स क्या है? तो ऑटोनोमस आइटम्स रेफर टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस व्हिच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव्स सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और यहां क्या कह रहा है बेटा कि सरप्लस और डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात हो। जब इतना हम समझ जाएंगे बेटा तो आगे अब हम लोग कर सकते हैं। इसमें क्या बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन होगा। ये क्या कहता है कि सरप्लस और डेफिसिट इन बीओपी ऑटोनोमस आइटम्स आर कॉज इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंसेस। अब इम्बैलेंस हुआ इसका मतलब क्या होगा? या तो वो सरप्लस में होगा और या तो वो डेफिसिट में होगा। अब यदि दोनों बेटा तो इम्बैलेंस होगा, है ना। इम्बैलेंस यानी कि इसके लिए क्या कारण है, इसके लिए क्यों होता है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट
is in surplus when autonomous receipts are more than autonomous payment. अब सरप्लस इसका मतलब क्या होता? यदि सरप्लस की हम बात करें तो क्या कहेंगे इसमें कि जो ऑटोनोमस रिसिप्ट होगा, ऑटोनोमस रिसिप्ट, यहाँ पे AR की बात कर रहे हैं, है ना, एवरेज रिवेन्यू मत समझना। ऑटोनोमस रिसिप्ट जो होगा वह क्या होगा? ऑटोनोमस रिसिप्ट इज ग्रेटर देन किससे? ऑटोनोमस पेमेंट। ये सरप्लस होगा। क्या होगा इससे? ये सरप्लस होगा, ठीक। और डेफिसिट कब होगा? जब ऑटोनोमस रिसिप्ट इज लेस देन ऑटोनोमस पेमेंट, तो क्या होगा? डेफिसिट होगा बेटा। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? ए। क्या होगा? ए। सरप्लस और डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अराइजेस ड्यू टू डैश ट्रांजेक्शंस, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस। अब कोई पूछे ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन होता क्या है, तो बताओगे ऑटोनोमस items or transactions refer to those international economic transactions which take place due to some economic motive such as profit maximization. अब एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा, इसी से रिलेटेड है। ऑटोनोमस आइटम्स को और किस नाम से जानते हैं? तो ऑटोनोमस आइटम को हम लोग एबव द लाइन आइटम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? above the line item, also known as autonomous items. ओके, यानी देखो तो यही फायदा होगा आप लोगों को कि जब एक क्वेश्चन को देखोगे तो उसके साथ कई क्वेश्चन मिलेगा। और घबराइए मत कि वीडियो लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लोगे एक साथ फ्लो में बेटा, मजा आएगा। सरप्लस और डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अराइजेस ड्यू टू ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन बेटा दो चीज होगा, क्या? या तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो ऑटोनोमस रिसिप्ट है वो जाते हैं ऑटोनोमस पेमेंट से, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा वो सरप्लस में होगा। और जब ऑटोनोमस रिसिप्ट लेस देन ऑटोनोमस पेमेंट होगा तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा वो डेफिसिट में होगा। ऑटोनोमस आइटम को अबव द लाइन आइटम भी कहते हैं। ओके, चलिए इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, 2 तो हो चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी बेटा इसी से रिलेटेड है। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस ऑन, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस ऑन करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बोथ ए एंड बी आर नन ऑफ द अबव। ध्यान से समझना बेटा, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन की बात कर रहा, इसमें ज्यादा बच्चे गलत करते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन को लेकर के और अकोमोडेटिंग को लेकर के। जब ऑटोनोमस कहता है तो इसमें बेटा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों इसमें आता है। इसमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों आता है, नोट कर लो। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस ऑन बोथ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, दोनों है। लेकिन जब अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन की बात करेगा, इसकी बात करें बेटा अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन की बात करता है, तब क्या लिखा होता है इसमें? ये केवल इसमें कैपिटल अकाउंट आता होता है। क्या आता है? कैपिटल अकाउंट आता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस ऑन, तो क्या बोलोगे? करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। लेकिन यदि ऑटोनोमस के जगह पे अकोमोडेटिंग दे देगा तब क्या होगा? केवल कैपिटल होगा। क्या होगा? तो देखो एक क्वेश्चन के साथ बेटा ये आपको फ्री में गिफ्ट मिल गया। accommodating transactions take place on capital account, however autonomous transactions take place on current account and capital account both। समझ में आता? दोनों इसमें आता है। यदि किसी को यहां डाउट होता
तो ऑटोनोमस आइटम को अबव द लाइन कहते हैं, अकोमोडेटिंग आइटम को क्या कहते हैं, बिलो द लाइन। भाई अबव द लाइन है ऑफ आइटम कोई होगा तो दूसरा कहेगा सर बिलो द यदि हो जाए तो क्या होगा, तो बोलना अकोमोडेटिंग आइटम होगा, यानी अकोमोडेटिंग आइटम ऑल्सो नोन एज बिलो द लाइन आइटम्स, बिलो द लाइन आइटम्स। ओके, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस ऑन करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। यदि यही पूछ ले अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस टेक प्लेस ऑन, तो क्या लिखो बेटा, कैपिटल अकाउंट ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 3 में करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ बी, ए एंड बी, यानी करेक्ट आंसर होगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड इन द। अब ध्यान से समझना बेटा, यहां मशीनरी को हम लोगों ने इंपोर्ट किया है, तो जो भी आप इंपोर्ट करते हो या एक्सपोर्ट करते हो, आपने इंपोर्ट किया या एक्सपोर्ट किया, उसके लिए आपने पैसा दे दिया या पैसा ले लिया। तो जब आप इंपोर्ट की बात कर रहे हो, मशीनरी की बात कर रहे हो, यानी आपने खरीदा है, तो आपने पैसा दिया, क्योंकि इसमें नहीं कहा कि आपने बोरो उधार किया, नहीं। इसलिए बेटा ये क्या होगा, करंट अकाउंट में आएगा। कहाँ आएगा, यहाँ पे हो जाएगा करंट अकाउंट होगा। क्या होगा, करंट होगा। ठीक है, जब कैपिटल अकाउंट होता बेटा तो इसका मतलब वहां पे लायबिलिटी हमारी बनती है। देखिए करंट अकाउंट में कोई लायबिलिटी नहीं है, यहाँ पे आपने गुड्स को परचेज या इंपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, गुड्स का आपने इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया है, चाहे वो मशीन हो चाहे कुछ भी हो, आपने इंपोर्ट किया मशीनरी, तो उसको रिकॉर्ड करें कहां पे, करंट अकाउंट में करते हैं। क्लियर। एंड बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, यानी आप अब वहां पे क्या हो गया, आपने बोरो किया है, उधार लिया, इसका मतलब कि आपको पैसा देना है, तो आपको देना है, उसकी एंट्री कहां होगी, कैपिटल अकाउंट में होगी। कहां होगी, कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि पैसा देखो ये पूछा है कैपिटल अकाउंट में किस साइड में आएगा, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में। तो आपने उधार लिया तो कैपिटल हुआ, और कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट साइड होता है। पैसा आया है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगा। क्लियर। आपने इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट किया तो सामान तो आया, बट आपके पास पैसा क्या हो गया, गया, तो वह करंट अकाउंट के किस साइड में होगा, गया तो डेबिट। क्या होगा, गया तो डेबिट और आया तो क्रेडिट। तो यहां होगा बेटा, import of machinery is recorded in current account and borrowing from abroad is recorded in the capital account। क्या होगा, कैपिटल। अब ये देखो बेटा ऑप्शन में कि क्या है बेटा, पहला करंट और कैपिटल। ए देखो पहला ही ऑप्शन बेटा यहां मिल रहा है, करंट एंड कैपिटल, इसमें कुछ सोचना नहीं। हाँ ये गलती मत कर देना कि कैपिटल करंट है तो इधर नहीं, जिस सीक्वेंस में जहां पे बेटा फिल द ब्लैंक्स होगा वहां पे उसी के अकॉर्डिंग आपको वहां पे ऑप्शन को भी चूज करना है। ओके, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, foreign exchange transactions which are independent of other transactions in balance of payment account are called, foreign exchange transactions which are independent of other transactions in the balance of payment account are called क्या, current transactions, no, capital transactions, no। अभी हमने आपसे बताया था बेटा ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन क्या होता है, मैंने अभी आपको पहले एक क्वेश्चन बताया था, ऑटोनोमस आइटम्स और ट्रांजेक्शंस रेफर टू दोज इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस व्हिच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव
सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन विच आर इंडिपेंडेंट, स्टेटमेंट नोट कर लेना बेटा, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी अकाउंट। स्टेटमेंट उसी से बेटा एक क्वेश्चन को बनाया गया है। ऑटोनोमस transactions are independent of the state of BOP account। उसी से इस क्वेश्चन को बनाया गया कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर ट्रांजेक्शंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट आर कॉल्ड, क्या हो जाएगा, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस। यानी करेक्ट आंसर क्या बेटा, सी है। क्या है, सी ऑप्शन। ओके, फिर समझ लो इसमें क्या है कि जहां पर भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की बात किया तो भाई यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन क्या है, वह इंटरनेशनल है ना। आप इसी समझ लो, फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहा, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन की, तो ये क्या है, ये इंटरनेशनल है। यानी कि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी अकाउंट। ओके, यानी कि एग्जांपल के रूप में समझ लो बेटा कि इफ अ फॉरेन कंपनी इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, पहले ही बोला गया है, उसका इकोनॉमिक बेटा इंटरेस्ट क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है, aim of earning profit, then such transactions is independent of the country's BOP situation. Okay, autonomous transactions take place on both current account and capital account. Any problem? याद रखना बेटा, करंट अकाउंट यदि बात करते हो कैपिटल अकाउंट में, दोनों में बीओपी के, ऑन द करंट अकाउंट merchandise exports and imports of goods are autonomous transactions। लेकिन जब आप कैपिटल अकाउंट की बात करते हो, then receipt and repayments of long term loans by private individuals are autonomous transactions। अब एक क्वेश्चन बेटा देखो आया, जो कि लोन की बात आ गई, तो इसमें आता है कि यदि लोन हमको रीपेमेंट करना है और हम उसको रीपे करने में कैपेबल नहीं है, दिक्कत है, तो हम क्या करते हैं, हम किसी इंटरनेशनल मॉनेटरी एजेंसी से, अथॉरिटी से लोन लेते हैं। किससे लेंगे, तो आईएमएफ से लेते हैं। किससे, शॉर्ट टर्म के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को रिस्टोर करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोन देता है। याद रखना, आईएमएफ हमेशा शॉर्ट टर्म लोन देता है और वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म लोन देता है। तो बैलेंस क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए कौन सा शॉर्ट टर्म लोन होता है या लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लोन होगा, और कौन देता है, कौन सा इंटरनेशनल मॉनेटरी अथॉरिटी आपको लोन देगा, तो वह है आईएमएफ। लेकिन लॉन्ग टर्म के लोन होगा तो कौन देगा, वर्ल्ड बैंक। ओके, तो करेक्ट आंसर था क्वेश्चन 5 का है सी। क्वेश्चन नंबर 6, surplus in balance of payment arises when, surplus in balance of payment arises when, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन बेटा कि अभी मैंने पहले बताया था कि ऑटोनोमस रिसिप्ट AR इज ग्रेटर देन ऑटोनोमस पेमेंट, यानी कि इसमें दिक्कत नहीं होती बेटा आप लोगों को, ऑटोनोमस रिसिप्ट इज ग्रेटर देन ऑटोनोमस पेमेंट। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन है। अभी मैंने पहले बताया था, यहीं पे आ जाता कि डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अराइजेज व्हेन, बोलते ये किसके शो करता है, ये सरप्लस को बताता है, सरप्लस, और यही क्या हो जाता, AR इज लेस देन AP, ये क्या जाएगा, ये डेफिसिट होगा। देखो जो इसके पहले मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था वहीं पे चीज बता दिया था, इसलिए यहाँ पे ये समझना कि क्वेश्चन हम लोग ने क्या हो गया, फ्री हो गया। हम लोग समझ चुके हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। सरप्लस इन
बैलेंस ऑफ पेमेंट अराइजेस व्हेन ऑटोनोमस रिसिप्ट इज ग्रेटर देन ऑटोनोमस पेमेंट। इसमें बेटा अकोमोडेटिंग से कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ पे लिखा था ऑटोनोमस पेमेंट, बेटा ये जो है ये डेफिसिट की बात करता है बेटा ना। यदि ऐसा होगा तो डेफिसिट होगा और ऐसा होगा तो सरप्लस होगा ना। करेक्ट आंसर बेटा क्या है 6 का डी, ऑटोनोमस रिसिप्ट इज ग्रेटर देन ऑटोनोमस पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, करेंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट मींस, यहां पे करंट अकाउंट डेफिसिट दो तरीके से बेटा है। एक होता है करंट अकाउंट सरप्लस होता है और एक होता है करंट अकाउंट डेफिसिट होता है बेटा। करंट अकाउंट डेफिसिट और एक करंट अकाउंट सरप्लस। यहां बात हो रही किसकी, CAD की, करंट अकाउंट डेफिसिट की बात हो रही है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है समझ लो, arises when debit items are more than credit items, when foreign exchange receipt in the current account falls short of foreign exchange payments, it leads to current account deficit। बेटा ये ऑप्शन क्या है, सही है। लेकिन आप जल्दीबाजी मत करना, आगे फिर समझो क्या कह रहा कि डेबिट आइटम्स आर मोर देन क्रेडिट आइटम्स। डेबिट आइटम्स आर मोर देन क्रेडिट आइटम्स। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या होता है, ये क्यों अराइज होता है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट अराइजेज व्हेन डेबिट आइटम्स आर मोर देन क्रेडिट आइटम्स। तो यानी कि बी भी है इसमें। एग्जाम्पल के रूप में समझ लो, व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रिसिप्ट इन द करंट अकाउंट, करंट अकाउंट ध्यान रखना, foreign exchange receipt in current account fall short of foreign exchange payment, यानी कि ए भी सही है। लेकिन आप समझ लियो बेटा तो तब दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहीं पे लिख देता कि करंट अकाउंट डेफिसिट मींस फॉरेन एक्सचेंज रिसिप्ट इन कैपिटल अकाउंट, यदि यहां लिख देता तब ये गलत हो जाता। तो क्या होता, केवल डेबिट आइटम्स आर मोर देन क्रेडिट आइटम्स होता, और यहाँ ऑप्शन रहेगा बोथ ए एंड बी। यदि यहाँ पे करंट की जगह पर क्या लिख देता, कैपिटल लिख देता कि फॉरेन एक्सचेंज रिसिप्ट इन द कैपिटल अकाउंट फॉल शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट, तो आप कहोगे सर तो मुझे बताए थे, यहाँ क्या हो जाएगा बोथ ए एंड बी हो जाएगा। लेकिन फिंगर रीडिंग करना बेटा पढ़ करके कि फॉरेन एक्सचेंज रिसिप्ट इन द करंट अकाउंट, जो कि करंट अकाउंट की बात बेटा, तो यहाँ क्या आएगा, करंट होना चाहिए। अकाउंट फॉल शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट, तब जाकर के बेटा ये कंप्लीट होगा। अदरवाइज यदि यहाँ कैपिटल लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, तब केवल बी ऑप्शन ही सही होगा। तो हम देख रहे हैं बेटा ए भी सही है और बी भी सही है। यहाँ पर ए भी सही है और बी, ये दोनों ऑप्शन क्या है, ये सही है बेटा ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या लगाओगे, बोथ ए एंड बी, यानी डी ऑप्शन क्या बेटा यहाँ पे सही होगा। कोई दिक्कत। करंट अकाउंट डेफिसिट CAD मींस डेबिट आइटम्स आर मोर देन क्रेडिट आइटम्स, यानी ये कब अराइज होता है CAD, जब डेबिट आइटम्स ज्यादा होता है क्रेडिट आइटम से। यानी कि कैसे, फॉरेन एक्सचेंज रिसिप्ट्स इन द करंट अकाउंट फॉल शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट्स। ओके, अब आप कहेंगे सर दूसरा वाला भी बता दीजिए कि करंट अकाउंट सरप्लस क्या होगा, ये कब अराइज होता है। तो करंट अकाउंट सरप्लस अराइजेज व्हेन क्रेडिट आइटम्स आर मोर देन डेबिट आइटम। जब क्रेडिट आइटम्स आर मोर देन डेबिट आइटम, यहां होगा बेटा ये वाला होगा केवल, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका करंट अकाउंट सरप्लस हो बेटा, CAS हो जाएगा। करंट अकाउंट सरप्लस कब होता है, जब क्रेडिट आइटम्स आर मोर देन डेबिट आइटम। और करंट अकाउंट डेफिसिट कब होगा, जब डेबिट आइटम्स आर मोर देन क्रेडिट आइटम्स। ओके, कोई दिक्कत, एंजॉय कीजिए। यदि बेटा क्रेडिट आइटम्स आर मोर देन डेबिट आइटम होगा तो करंट अकाउंट सरप्लस होगा। ये क्या इंडिकेट करता है कि नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को बताता है। किसको, नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को बताता है। करंट अकाउंट सरप्लस
arises when the value of export of goods and services is more than value of imports of goods and services. Okay, yes, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, the net value of balance of visible trade, invisible trade and unilateral transfers. The net value of balance of visible trade, invisible trade and unilateral transfers is क्या है, क्या होगा बेटा? बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट होगा, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ध्यान देना, इसे विजिबल ट्रेड की बात कर रहा। तो विजिबल ट्रेड हो गया, इनविजिबल ट्रेड मतलब सर्विसेज हो गया, हम दे रहे ले रहे। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स वन साइडेड, तो क्या होता है बेटा? ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये करंट अकाउंट होता है। क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट होता है, ठीक ना? इसमें ये डेफिनेशन में ही है बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो करंट अकाउंट होता है उसी की बात करता है। कि करंट अकाउंट ऑफ बीओपी क्या शो करता है बेटा? क्या शो करता है? करंट अकाउंट रेफर टू एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज and unilateral transfers during a given period of time. Current account of balance of payment refer to an account which records all the transactions relating to export and import of goods and services and unilateral transfers during a given period of time. Current account contains the receipt and payments relating to all the transactions of visible items, invisible items and unilateral transfers. मतलब जो वन साइडेड पेमेंट है बेटा, जिसके बदले कोई आउटपुट न मिला है न कोई आउटपुट हमने दिया है, और यहाँ पे पैसा आया या पैसा गया। जैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री को कोई नेचुरल कैलेमिटीज होता है, उसमें वह हेल्प करता है, वह पैसा हमारे देश में आया या हमारे देश से, हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में गया, तो वह क्या होगा? वह कहलाता है बेटा यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। क्या कहलाता है? यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। Identify which of the following statement is true. Identify which of following statement is true. पहला ऑप्शन बेटा समझते जाना, there is no difference between balance of trade and balance of current account of BOP. बेटा यहाँ लिख रहा कि no difference लिखा ना, यहाँ लिखा बेटा no, बेटा डिफरेंस पाया जाता है। करंट अकाउंट में क्या आता है? ट्रेड भी आता है, यानी इनविजिबल भी आ जाएगा इसके साथ साथ, इसमें यूनिलेटरल ट्रांसफर भी आता है। लेकिन यहाँ पे ट्रेड में क्या होता है? केवल जो विजिबल आइटम्स होता है वही आता है, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, केवल विजिबल। और इसके साथ बेटा सर्विसेज भी आ जाता है, इसमें यूनिलेटरल ट्रांसफर भी आ जाता है, तो वो बन जाता है बीओपी का करंट अकाउंट। यानी बीओपी के करंट अकाउंट में क्या आता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसमें हम क्या करते हैं बेटा? ट्रेड का मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो पोर्ट से बेटा वहां पे उसकी एंट्री हो सकती है, तो हमारे कंट्री से कितना सामान दूसरे कंट्री में गया या दूसरे कंट्री से कितना सामान गुड्स हमारे कंट्री में आया। ओके, इसको कहते हैं बेटा, यानी कि दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंस है। यहाँ लिख रहा है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, यानी ये गलत हो गया। इसमें पूछा है ट्रू क्या है? बी देखते हैं, ट्रेड ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। अभी बताया ना, ये जब ऊपर लिखा था यही समझ जाओगे। कहोगे सर बस यहाँ पर तो केवल नो का डिफरेंस था, यदि नो ना रहता तो मेरा सही आता। इसी से समझ में आ जाएगा कि ट्रेड ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स इज अ पार्ट ऑफ
कैपिटल अकाउंट नहीं होता बेटा, ये करेंट अकाउंट होता है। क्या होता है? करेंट अकाउंट। देखो ए और बी को मैंने दोनों को क्या किया है, इस तरीके से कोरिलेट किया है ताकि बच्चे को समझने में आसानी हो। ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट इंडिकेट्स रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स विद आरबीआई। बेटा ये आरबीआई के ही कंट्रोल में रहता है बेटा। आरबीआई ही इसको क्या करता है, जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है वो ऑफिशियल रिजर्व किसके कंट्रोल में होता है, उस कंट्री के सेंट्रल बैंक यानी इंडिया के लिए बेटा आरबीआई, यानी ये करेक्ट है बेटा, ये सही है। फिर भी डी को भी देखते क्या करता है, डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी लीड्स टू राइज इन एक्सचेंज रेट। जब डिमांड घटेगा तो उसका एक्सचेंज रेट बेटा राइज नहीं करेगा, ये फॉल करेगा, है ना भाई। जब किसी गुड्स की डिमांड ही नहीं करोगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा, ठीक है, उसका प्राइस घटेगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बेटा सही है, ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट इंडिकेट्स रिजर्व्स फॉरेक्स विद आरबीआई। ओके, क्वेश्चन नंबर बेटा नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10, identify the correct pair of formula from following column 1 and column 2, choose the correct alternative। इसमें बेटा आपको बताना कि कौन सा फार्मूला सही है, किसके लिए, कॉलम ए और कॉलम बी यानी कॉलम 1 और 2 से कंपेयर करके आपको बताना कि इसमें सही कौन सा है। कैपिटल अकाउंट सरप्लस, इसके सामने लिखा बेटा रिसिप्ट इज लेस देन। बेटा जब सरप्लस है तो सरप्लस के केस में हमेशा रिसिप्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। यहाँ होता है कैपिटल अकाउंट डेफिसिट होता तो बात समझ में आती, तब तो सही होता। अदरवाइज यानी कि जो ऑप्शन दिया बेटा क्या है, ये यहाँ पे जो पेयर है कॉलम 1 और कॉलम 2 का ए, ये मैच नहीं कर रहा है। करेंट अकाउंट सरप्लस, जब बेटा सरप्लस की बात कर रहा है तो रिसिप्ट इज ग्रेटर देन पेमेंट, इसका मतलब सरप्लस है, यानी ये क्या हो गया, ये सही हो गया आपका। बैलेंस करंट अकाउंट रिसिप्ट इज नॉट, जब बैलेंस कर दिया बेटा तो दोनों इक्वल होगा ना, यहाँ कर रहा है इज नॉट इक्वल टू, यानी ये भी गलत हो गया। करंट अकाउंट डेफिसिट रिसिप्ट इज लेस देन और इक्वल टू, बेटा ये यहां लिख दिया क्या, कंडीशन लगा दिया, इज इक्वल टू भी दे दिया, नहीं। जब डेफिसिट है तो केवल और केवल लेस होगा, इसलिए इक्वल टू नहीं होगा, यानी ये भी गलत हो गया। देन करेक्ट आंसर विल बी बी, क्या होगा, बी ऑप्शन। करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब इसमें रिसिप्ट ज्यादा होगा, किससे, पेमेंट से। ओके, क्वेश्चन नंबर का अब हम लोग 11 पे चलते हैं। हाँ, इसमें ये पूछा था कौन सा सही होगा, तो बी ऑप्शन सही है ना, बी का बेटा सेकंड यानी कि ये सही है ना। हाँ बेटा देखो यहाँ पे एक बार हमसे बच्चे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर कौन सा हम लोग सैंपल पेपर लें मार्केट में, तो सबसे बेटर जो सैंपल पेपर, बहुत सारे बेटा सैंपल पेपर अवेलेबल हैं, उसमें आपको ओसवाल का जो गुरुकुल नाम से आता है सैंपल पेपर, आप उसको, क्योंकि मैं भी देखा हूं ये पेपर, सैंपल पेपर ये अच्छा बेटा, जितने भी अभी तक मार्केट में है उनके कंपेरिजन में क्या है बेटा, ये अच्छा है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा ओसवाल गुरुकुल सीबीएसई चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू। इससे बेटा इसमें क्वेश्चन भी जो है ज्यादा दिया हुआ है, आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी, ठीक है। तो आप इसको बहुत इजी वे में मार्केट से अवेलेबल है, वहां से परचेज कर सकते हो, ये आपको मिल जाएगा। जिस भी शहर से आप बेटा है, आप अपने जो बुक सेलर हैं उनके पास जाएं और उनसे कहें कि ओसवाल OSWAL ओसवाल है ना, मैं गुरुकुल जो टाइटल से है ये मुझे सैंपल पेपर चाहिए, और ये जो आपको मैं डिस्प्ले कर रहा हूं यहाँ पे, इसी तरीके का वहां पे पेज आपको मिलेगा। तो आप इसको ले लीजिए, उसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए बेटा आप उसको सॉल्व कीजिए। कहीं ऑप्शन में आपको दिक्कत आती है कि उसका आंसर गलत दिया है, तो आप क्वेश्चन देखिए, आपको लग रहा तो आप हमसे एक बार संपर्क कीजिए। वैसे मैं आप लोग को बहुत प्रैक्टिस कराता हूं, यहाँ कोई दिक्कत आने वाली नहीं है।
वहां आप क्वेश्चन देखेंगे, समझ जाएंगे सर ने ये आंसर बताया था, यही होगा, आप मेरे आंसर के साथ जाइएगा, है ना। लेकिन उसमें भाई प्रिंटिंग एरर हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ठीक है, हो सकता है, और उसको आप हमसे डिस्कस कीजिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ओसवाल गुरुकुल, OSWAL बेटा। एक स्टूडेंट ने मुझे फोन करके कहा सर हमने तो जो बुक लिया OSWAAL लिया है, ये बेटा जो मैं आपको बता रहा हूं मार्केट में इजीली अवेलेबल है, OSWAL, ओसवाल गुरुकुल नाम से ही है ना। इसको आप ले लीजिए और इससे क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। ओके बेटा, चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन 11 पे। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग यूजेज विच स्टैंडर्ड अकाउंटिंग। अब यहां पे समझ लेना बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने पढ़ाया था, वहां भी बोला था बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस इन अकाउंटिंग सेंस। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा अकाउंटिंग सेंस में क्या होता है, बैलेंस होता है अकाउंटिंग सेंस में। यहाँ अकाउंटिंग यूजेज सेंस में बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस होता है। अब यहाँ क्या कहता है कि किस सेंस में बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस इन अकाउंटिंग सेंस, और बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंटिंग सेंस जो है वह किस पे बेस्ड है, वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेटा। तो अभी मैं वर्ड यूज कर रहा था, याद होगा आपको क्या, डेबिट और क्रेडिट में बोल रहा था, है ना। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है बेटा, डेबिट होता है, डेबिट और क्रेडिट, ठीक। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग यूजेज विच स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम, और डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट साइड होता है ना। यानी कि इस हिसाब से देखा जाएगा। तो जब आप अकाउंटेंसी पढ़ते हो बेटा, आपने देखा होगा, मैं भी देखता हूँ, सर लोग क्या बताते हैं, भाई डेबिट साइड का जो वैल्यू है वो क्रेडिट साइड के वैल्यू के इक्वल हो गया, तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही है। लेकिन जब टीचर लोग चेक करते हैं, बच्चे लोग क्या करते हैं बेटा, कि कहीं रट लिया है और उन्होंने वैल्यू को इक्वल कर दिया, या किसी दोस्त से पूछ लिया, बराबर नहीं। बीच में जो वैल्यू होना चाहिए बेटा, जब वो सब सही होते आएगा ना, तभी डेबिट साइड का वैल्यू इक्वल होगा क्रेडिट साइड के, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग यूजेज विच स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम, और डबल एंट्री सिस्टम में होता क्या है, तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों के वैल्यू क्या होते हैं, सेम होंगे, तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस होता है। बट इकोनॉमिक सेंस में बेटा जरूरी नहीं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, a deficit in balance of trade indicates a deficit in a deficit in balance of trade indicates that, फर्स्ट ऑप्शन, that import of goods are greater than export। जब डेफिसिट की बात कर रहा है बेटा, ध्यान देना, डेफिसिट कब होता है, जब आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो और एक्सपोर्ट कम कर रहे हो। आप इंपोर्ट क्या कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो और एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, तो आपको लॉस होगा ना। लॉस बेटा, आप पैसा, इसका मतलब इंपोर्ट ज्यादा कर, मतलब क्या हुआ, आप पैसा ज्यादा दे रहे हो और आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, इसका मतलब आपका पैसा कम आ रहा है। तो आमदनी 98, खर्चा रुपया, क्या कहते हो कि हम घाटे में हैं, यानी क्या हो जाएगा, डेफिसिट में हो। दैट इंपोर्ट ऑफ गुड्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, तो क्या होगा बेटा, हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा वो डेफिसिट में होगा, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में शो कर रहा है। इसका मतलब कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स आर ग्रेटर देन द एक्सपोर्ट, या इंपोर्ट ऑफ गुड्स आर लेस एक्सपोर्ट कर देगा, तो क्या हो जाएगा, ये सरप्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सरप्लस हो जाएगा। दैट द इंपोर्ट ऑफ गुड्स आर इक्वल टू एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। और ये यदि दिया तो क्या हो जाएगा, ये डेफिसिट हो जाएगा। यानी एक क्वेश्चन से बेटा देखो, आप 3 और जान गए बेटा, 2 जान गए एक्स्ट्रा, सरप्लस भी जान गए कब होगा और बैलेंस कब होगा, तभी भी देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर, यानी इसका 12 का क्या आंसर होगा, ए। क्या होगा, ए आंसर क्या है, ये सही है।
चलते हैं हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? यहां बेटा दो कॉलम दिया हुआ है, कॉलम 1 और कॉलम 2, और आपको बताना है इसमें कि दोनों में से कौन सा कॉलम मैच कर रहा है ना, कौन सा पेयर ये मैच बेटा। ट्रेड डेफिसिट, देखो डेफिसिट लिखा बेटा, तो डेफिसिट में इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। आप इंपोर्ट बेटा ज्यादा कर रहे हो एक्सपोर्ट से, भाई घाटा कब होता है? घाटा कब होता है बेटा? जब आप इंपोर्ट ज्यादा करते हो और एक्सपोर्ट कम करते हो, तो यह क्या हो गया, ये डेफिसिट। ट्रेड बैलेंस कब होता है? यहाँ लिखा प्लस, प्लस बेटा तो होता ही नहीं इसमें, ठीक ना, इसको तो आप यहीं पे क्या कीजिए, कैंसिल कर दीजिए। ये तो पहले ही गलत हो गया। इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट बेटा ट्रेड बैलेंस से मतलब ही नहीं। बैलेंस का होता जब दोनों इक्वल लिख दिया होता तो बैलेंस होता। यदि यहाँ लिखता बेटा कि एक्सपोर्ट का जो वैल्यू है वो बराबर है इंपोर्ट के वैल्यू का ना, यानी कि एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट है बेटा ना, m इज इक्वल टू एक्स, तो क्या होता है, ये बैलेंस होता। यहाँ प्लस लिखा गलत है। यहाँ क्या कर रहा है, ट्रेड डेफिसिट, यानी कि इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट। ये दोनों बेटा ऑप्शन में दे सकता है, इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है ना। करंट अकाउंट, इंपोर्ट माल से एक्सपोर्ट बेटा इससे कोई मतलब ही नहीं, और कैपिटल अकाउंट से कोई मतलब नहीं है। क्या होगा आंसर साइज का 13 का ए, यानी ए का फर्स्ट जो पेयर बेटा वो सही है। ओके, एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 14 पे बेटा हम लोग चलते हैं। देखो आ गया बेटा, यहाँ पे जो हम लोग पहले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे देखो मिला कि सरप्लस इन करंट अकाउंट अराइजेस, सरप्लस इन करंट अकाउंट ऑफ बीओपी अराइजेस व्हेन, क्या बताया था, एक में बताया था डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, ठीक है, याद है, डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड बोला था, क्रेडिट साइड दोनों को वहां पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कहां पे याद है, जब हमने बताया था आपको CAS और CAD बताया था, वहीं पे मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। यहां तक क्या है, क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, बिल्कुल सही है, बताइए ये करेक्ट है। क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बी क्या कहता है, डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, नहीं बेटा, जब डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डेफिसिट हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, ये डेफिसिट होगा, डेफिसिट। और इसको हम लोग ने पढ़ा था करंट अकाउंट डेफिसिट में पढ़ा था CAD में। सी क्या कहता है, डेबिट साइड इज लेस देन क्रेडिट साइड। अब लो यहाँ कह रहा क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, और यहाँ का डेबिट साइड लेस देन क्रेडिट साइड, दोनों मतलब तो एक ही हुआ ना, यानी कि क्या हो गया बेटा, ये सी भी सही है। हम लोग क्या करेंगे, एक को सही समझ करके तुरंत वहीं पे सर्कल कर देंगे, नहीं आप वेट कीजिए, आप अगले वाले ऑप्शन को भी देखिए, जहां बोथ लिखा हो ना, बोथ ऑप्शन के लिए तो आप दोनों ऑप्शन को जरूर देख लिया कीजिए, है ना, कि क्या वैसा है कि नहीं। और कभी कभी होता क्या है कि बी सही है लेकिन लिखा रहेगा बोथ A एंड C, नहीं, जो तीनों ऑप्शन है बेटा, चारों ऑप्शन को पढ़ जाओ तब देखो, तो फाइनल कंक्लूजन पर जाओगे कि क्या सही होगा। तो क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड होता है तो सरप्लस होता है, हाँ, और यहाँ पे अब करेक्ट, जब क्रेडिट ज्यादा है डेबिट से, इसका मतलब क्या हुआ, डेबिट कम है क्रेडिट से, तो यही लिखा डेबिट साइड इज लेस देन क्रेडिट साइड। यही सब छोटी छोटी चीजें देखनी बेटा, आपको आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्यों, आप जान रहे हो सब सही, लेकिन आप जल्दीबाजी में क्रेडिट साइड इज मोर देन कर दिया, या यहाँ लिख दिया बेटा 2 और लिख दिया इसमें नन ऑफ दिस लिख दिया, और आपने नन ऑफ दिस को सही कर दिया। नहीं बेटा, आप वहां पे सावधानी बरतिएगा कि ऑप्शन को पढ़ करके तब करना है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन बेटा, क्या होगा, डी होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर बेटा 15 पर हम लोग चलते हैं। Which transactions are the transaction by the central bank to maintain this equilibrium in BOP account? Which transactions are, क्वेश्चन 15 ध्यान से बेटा,
विच ट्रांजेक्शंस आर द ट्रांजेक्शंस बाय द सेंट्रल बैंक, यानी कि इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन बेटा, आरबीआई है, सेंट्रल बैंक टू मेंटेन द डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी अकाउंट। ऑटोनोमस होता बेटा और क्या होता है, करंट होता है, ऑटोनोमस होता है और करंट। इसमें कौन बेटा मेंटेन करता है, एकोमोडेटिंग करता है, ऑफिशियल रिजर्व करता है, क्या करता है, बोलो कौन करेगा, कौन करेगा, ऑफिशियल रिजर्व किस चीज के लिए होता है, ऑफिशियल रिजर्व बेटा किसके लिए है, ऑफिशियल ऑटोनोमस बेटा एकोमोडेटिंग। इसमें लिखा बेटा कि विच ट्रांजेक्शंस आर द ट्रांजेक्शंस बाय द सेंट्रल बैंक टू मेंटेन द डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। ठीक है, तो इसमें बेटा करंट अकाउंट नहीं होगा, करंट अकाउंट से कोई मतलब नहीं है, कैपिटल अकाउंट से कोई मतलब है, उससे भी उसका कोई मतलब नहीं है, है ना। इसके लिए कौन है बेटा, तो जो ओवरऑल बैलेंस होता है फाइनली रिफ्लेक्टेड बाय द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, है ना, यानी आरबीआई। ठीक है, आरबीआई का ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो होता है वह इंडिकेट करता है क्या, रिजर्व ऑफ फॉरेक्स विद आरबीआई, क्या करता बेटा, फॉरेक्स विद आरबीआई को शो करता है, ठीक ना। अब उसमें बेटा तो क्वेश्चन पूछा, यही गलती होगी, ऑफिशियल रिजर्व भी होगा, एकोमोडेटिंग नहीं, क्वेश्चन में दिया सेंट्रल बैंक टू मेंटेन, एक मिनट बेटा, सेंट्रल बैंक, तो एकोमोडेटिंग में जब पढ़ते हो तो उसमें लिखा हुआ क्या, accommodating items do not involve the movement of goods across the border, these items only involve the movement of official reserve with RBI, है ना, क्या बेटा, इसमें लिखा कि डिसइक्विलिब्रियम के लिए मेंटेन करता बेटा, है ना, these items only involve the movement of official reserves, क्या बेटा, ऑफिशियल रिजर्व, क्या हो जाएगा इसमें, करेक्ट आंसर 15 का बेटा क्या होगा, 15 का सी, क्या होगा, सी होगा बेटा, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट होगा, क्या होगा, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 16, an Indian real estate company receives rent from Google in New York, इंडियन रियल एस्टेट कंपनी रिसीव कर रहा था, तो रिसीव कर रहा था मतलब पैसा आ रहा ना, पैसा आ रहा है, दिस ट्रांजेक्शंस वुड बी रिकॉर्डेड ऑन साइड, ऑन डैश साइड ऑफ डैश अकाउंट, पैसा आ रहा है, रिसीव कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्रेडिट, मैंने बताया ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रेडिट होगा, डैश अकाउंट, अब भाई यहाँ पे हमने किस रूप में रिसीव किया है, तो रेंट के फॉर्म में, तो क्या हमें उसको वापस भी करना है, नहीं, तो क्या हो जाएगा, करेंट होगा, क्या हो जाएगा, करेंट, यानी कि क्रेडिट रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट, क्या हो जाएगा, क्या होगा, यस, इन इंडियन रियल एस्टेट कंपनी रिसीव्स रेंट फ्रॉम गूगल इन न्यूयॉर्क, हमने रिसीव किया एज ए रेंट, रिसीव किया तो क्रेडिट, और पैसा वापस तो करना नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो करंट, लायबिलिटी तो है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, करंट, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, repayment of short-term trade credit by India will be recorded on, अब ध्यान दो बेटा, रीपेमेंट ऑफ, आपने
उधार किसी से लिया था, आपने बोरो किया था, और आप उस पैसे को क्या कर रहे हैं, आप वापस कर रहे हैं। जब वापस करें तो पैसा आपके पास से क्या हो रहा, जा रहा ना, तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेबिट। और जा रहा है तो आपने उधार लिया था तो आपकी लाइबिलिटी बनी थी, और जा रहा तो इसका मतलब लाइबिलिटी आपकी कम हो गई, तो क्या हो गया, ये कैपिटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपिटल। यानी रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट बाय इंडिया विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। क्यों गया, गया तो डेबिट, और चूंकि हमारी लाइबिलिटी घट गई, लाइबिलिटी पहले थी अब लाइबिलिटी आपकी घट गई, तो हो जाएगा कैपिटल। क्या होता, कैपिटल। जहां पे याद रखो बेटा, जहां पे आपकी लाइबिलिटी अराइज हो जाती है ना, वो कैपिटल साइड में जाएगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा। और जहां पे आपका कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होता है तो वो करेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 18, इंडिया हैज हाईएस्ट फॉरेन डेब्ट इन द फॉर्म ऑफ, ये कॉन्सेप्चुअल बेटा, इसको फैक्चुअल है। इंडिया हैज हाईएस्ट फॉरेन डेब्ट इन द फॉर्म ऑफ, तो कॉमर्शियल बोरोइंग है, इसको याद कर लीजिएगा। इंडिया हैज हाईएस्ट फॉरेन डेब्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉमर्शियल बोरोइंग। ओके, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड ट्रेड बैलेंस, फाइंड ट्रेड बैलेंस, फाइंड ट्रेड बैलेंस एंड करंट अकाउंट बैलेंस। अब ये एक न्यूमेरिकल है बेटा, इसको ध्यान से बेटा देखोगे, इसको ध्यान से समझना कि इसमें पहले हमको ट्रेड बैलेंस फाइंड करना है, उसके बाद से करंट अकाउंट बैलेंस फाइंड करना है ना। ट्रेड बैलेंस कैसे पता करते हो बेटा, ट्रेड बैलेंस का फॉर्मूला होता है, ट्रेड बैलेंस इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। अब एक्सपोर्ट का वैल्यू कितना है बोलो, एक्सपोर्ट का वैल्यू कितना, 37 रुपीज। इसमें से माइनस कर दोगे इंपोर्ट के वैल्यू को, इंपोर्ट कितना बेटा 517519। अच्छा, इसका मतलब कि जब इसमें से माइनस करो बेटा तो क्या होगा, एक्सपोर्ट यानी कि आपने कम किया, और इंपोर्ट यानी कि तो माइनस होगा बेटा रुपीज, और ये हो गया माइनस में, कितना आएगा, तो इसको माइनस करोगे बेटा तो आ जाएगा 1,80,282 रुपीज है ना। ये हो गया आपका ट्रेड बैलेंस, माइनस करो बेटा ये आएगा। इसका रूल है, बोलो बेटा, इसका रूल ये होता है ना, जब एक नंबर प्लस में दिया हो और दूसरा नंबर माइनस में होता है, तो बड़े नंबर में से छोटे वाले को माइनस करके बड़े वाले को साइड लिखते हैं। यानी कि हम लोग अब एक्चुअली माइनस करेंगे 3,37,237 को 5,70,519 से, है ना। तो इसका साइन था 5,17,519 का साइन माइनस में है, तो माइनस लिखा, और इसमें जब माइनस करोगे तो आएगा 1,80,282। ये तो हो गया ट्रेड बैलेंस हमारा आ गया। फिर क्या पूछता, करंट अकाउंट बैलेंस पूछा। करंट अकाउंट बैलेंस CAB, CAB कैसे फाइंड करते हैं, CAB इज इक्वल टू होता है बेटा ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस। इनविजिबल बैलेंस का मतलब क्या होता, इज इक्वल टू नेट ऑफ इनफ्लो, नेट ऑफ इनविजिबल्स, नेट ऑफ इनविजिबल्स। अब यहाँ पे देखो ट्रेड बैलेंस कितना आया था, माइनस रुपीज माइनस कितना 1,80,282, और इसमें आप प्लस कर दोगे क्या, इसमें क्या प्लस कर दो बेटा, इनविजिबल बैलेंस। इनविजिबल बैलेंस बेटा कितना दिया है, 1,23,000, ये दिया ना बेटा, इसमें प्लस कर दोगे कितना 1,23,026 है ना। ये तो बेटा इसके पार्ट्स हैं, है ना, इसको नहीं आपको करना, जब इसको आप ऐड को तीनों को तो वह इनविजुअल बैलेंस के बराबर होगा, समझ आ गया।
जब इस तीनों को ऐड करोगे ना तो 1,23,026 से इक्वल होगा। अब आप 1,80,282 में ऐड करेंगे, ये चूंकि माइनस में है, ऐड करेंगे 1,23,026 को। तो अब देखो इसमें 1,80,000 बेटा क्या माइनस में, इसका भी साइन क्या रहेगा, माइनस रहेगा। क्या रहेगा, माइनस। और जब इसको माइनस करोगे वो आएगा 57,256 रुपीज आएगा ना। ये दो बेटा आपका यहाँ बनेगा, यानी कि ट्रेड बैलेंस कितना होगा, 1,80,282 माइनस में होगा, और आपका करंट अकाउंट बैलेंस कितना होगा, दैट विल बी 57,256 रुपीज होगा, ये भी माइनस में होगा। यानी कि हमारा ट्रेड बैलेंस भी निगेटिव है और करंट अकाउंट बैलेंस भी निगेटिव। इसका मतलब जानते हो क्या बेटा, इसका मतलब हुआ कि हम लॉस में है बेटा। ट्रेड बैलेंस हमारा डेफिसिट में है, करंट अकाउंट बैलेंस भी क्या है, वो भी डेफिसिट में है ना। यानी कि इसमें ऑप्शन जरूर दिया होगा। ऑप्शन बेटा देखो क्या दे रहा, ए 1,80,282, ये तो मैच कर रहा। बट बेटा सेकंड क्या है, हमारा करंट अकाउंट बैलेंस 1,23,026, नहीं गलत है। बी 1,80,282, ये तो मैच कर रहा, ठीक है। और 98, ये भी बेटा गलत है। सी क्या है, 1,80,282 मैच कर रहा है, एंड 57, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा बेटा। क्या होगा, करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर सी बेटा। ये देखो है ना, यहाँ दोनों हम लोग का मैच कर रहा, ये और ये। एनी प्रॉब्लम? एंड लास्ट क्वेश्चन बेटा, आज का बेटा लास्ट क्वेश्चन, विच वन इज इनकरेक्ट। इसमें पूछा कौन सा एक गलत है, यानी कि 3 सही और 1 कोई गलत है। द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी रिटन बाय, इसका मतलब जे.एन. केन्स। इसका मतलब कि ये बुक किसने लिखा, जे.एन. केन्स ने लिखा। बहुत लोग जानते हो क्या करो बेटा, इसको यहीं पे सही कर दोगे। जे.एन. केन्स ने नहीं लिखा, किसने लिखा, जे.एम. केन्स ने लिखा बेटा, जे.एम. केन्स 1936 में लिखा था। जे.एन. केन्स, जे.एम. केन्स के पापा का नाम है बेटा। और जल्दीबाजी में लोग सोचेंगे अरे क्या, हमको लग रहा है ये प्रिंटिंग एरर है। स्कूल बच्चे लोग क्या करते हैं, जे.एन. केन्स लिखा हुआ ना, कई बार मैंने देखा तो बच्चे लोग क्या करते, इसको एक लाइन खींच देते, कहते सर वह गलती से हो गया तो इसको हमने जे.एम. बना दिया। अरे आपने बना दिए, जे.एन. नाम होता है, जे.एम. केन्स के पापा का नाम है। तो जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये बुक जे.एम. केन्स ने लिखा था 1936 में। पूछा कौन सा इनकरेक्ट है बेटा, तो पहला ही आंसर क्या होगा, यही आपका इनकरेक्ट हो गया। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट प्लस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी होता है। फॉर्मूला न्यूमेरिकल में काम आएगा बेटा आप लोग को। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर प्लस ना माइनस इन ब्रैकेट रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नेट डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। इसको बेटा दोनों को ऐड करके अब माइनस कर दोगे टोटल एक्सपेंडिचर में से, तो आप पाएंगे ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। जब आप नेट बोरोइंग्स एट होम प्लस बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई प्लस बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, ये तीनों को ऐड कर देते हो तो मिलता है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। यानी कि ये तीनों फार्मूला जो है आपसे पूछे जा सकते अलग अलग तरीके से न्यूमेरिकल दे करके, या जैसे अभी हमने यहाँ पूछा इसमें कौन सा सही है गलत है, तो आप तीनों को याद कर लीजिए। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट प्लस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नेट डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, एंड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू नेट बोरोइंग्स एट होम प्लस बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई प्लस बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विच वन इज इनकरेक्ट, इसमें कौन सा एक गलत है, देन गलत कौन सा है, ए ऑप्शन द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। गलत ये है, जे.एन. केन्स लिखा हुआ है, होना चाहिए जे.एम. केन्स होना चाहिए।
ये बुक लिखी गई 1936 में। और ये जो बुक है, इस बुक को हम लोग कहते हैं, ये इकोनॉमिक्स के फील्ड में ये रिवोल्यूशनरी बुक कही जाती है, क्योंकि 1929 में जो मंदी का दौर था, जो ग्रेट डिप्रेशन पीरियड था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इस बुक में बहुत सारे मंत्र लिखे गए हैं जेम्स केन्स के द्वारा। इसलिए इस बुक को एक क्रांतिकारी पुस्तक कहा जाता है, रिवोल्यूशनरी बुक कहा जाता है। ओके, आज मैंने आप लोग को 20 क्वेश्चन दिया, फिर मैं आप लोग को बेटा 10 क्वेश्चन और दूंगा इस पे, केवल 10 क्वेश्चन जो एसर्शन और रीजन बेस्ड होगा, ठीक है, और उसमें एक पैराग्राफ बेस्ड होगा, है ना। ये क्वेश्चन आपको जल्दी ही मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो और ये क्वेश्चन देखकर समझ करके आप लोग को मजा आया होगा। आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कीजिए, क्वेश्चन आपने नोट किया होगा, डिस्कस कीजिए, सर ने ये बताया, आंसर इसका ये है, कैसे नहीं है। कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको करूंगा। और आप और आसानी तरीके से समझने के लिए आप हमारे इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप टेलीग्राम लिंक के थ्रू जुड़ जाए, वहां पे भी आपको मिलेगा। और आप अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट कीजिए इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप के साथ जुड़ने के लिए। खूब ध्यान से वीडियो देखिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए, और प्रॉमिस कीजिए कि जो भी हम वीडियो देख रहे हैं इससे बाहर का सवाल आपको नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आप सही आंसर करके आएंगे। 40 आउट ऑफ 40 ये हमारा मिशन है। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे नए 10 क्वेश्चन लेकर के, एसर्शन, रीजन और पैराग्राफ। ओके, थैंक यू।